हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोलर हीट कैपेसिटीज़। पहले ही हेडिंग डाली जा चुकी है। ये मोलर हीट कैपेसिटी होती क्या है? जैसे हीट कैपेसिटी का मतलब हो जाता है कि मान लीजिए हम बोल देते हैं बाई हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम। इसका मतलब हो जाता है कि कोई सिस्टम है जो कि हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। हीट एब्जॉर्ब किया है तो इसका मतलब उसमें क्या हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। तो जब सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट को तो उसकी वजह से जो सिस्टम में मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे उनकी काइनेटिक गति या गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर भी सिस्टम का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 10 हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम, 10 हीट कैपेसिटी of a system is the absorbed by unit mass in raising the temperature by 1 डिग्री। ये या तो केल्विन में हो सकता है, डिग्री केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में। एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ओके, आगे है इफ क्यू कैलोरी is heat absorbed is the heat absorbed by mass m and the temperature rises from T1 to T2, rises from T1 to T2। the heat capacity C is given by the expression C is equal to Q upon M into T2 minus T1। मिटाएं इसको। ओके, C is equal to Q upon M into T2 minus T1। ओके, अब यम बराबर अगर 1 मोल हो तब क्या हो जाएगा, व्हेन M is equal to 1 मोल, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपान T2 माइनस T1। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q अपान डेल्टा T। ठीक,
अब इसके आधार पे हम लोग डिफिनीशन दे सकते हैं, C इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी के आधार पर मोलर हीट कैपेसिटीज के क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम, द मोलर हीट कैपेसिटी of a system defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance मतलब सिस्टम, अंडर ब्रैकेट लिख लीजिए, बाई 1 डिग्री केल्विन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सिंस द हीट कैपेसिटी C इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी हो गया। अभी जो फार्मूला लिखा आप लोगों ने, C इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी, वेयर डी क्यू इज ए, उसमें क्या हो जाएगा, वेयर डी क्यू इज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट absorbed by the system producing a small temperature raised dt। कहने का मतलब वेयर डी क्यू इज स्मॉल क्वांटिटी, ये एक छोटा अमाउंट है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। जब सिस्टम एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो स्मॉल थोड़ा सा बढ़ता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डी टी। इसके आधार पर भी हम लोग इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं। क्या, दस द मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटीज नहीं, कैपेसिटी, CITY, कैपेसिटी may be defined as the ratio of the amount of heat absorbed to the rise in temperature। ओके, ये डिफिनीशन हो गई। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे,
यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग होगी मोलर हीट कैपेसिटी जो होती हैं उनकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट दो होती है, एक तो सिंपल यूनिट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक होती है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। पहली यूनिट क्या है, कैलोरी प्रति केल्विन कैलोरी प्रति डिग्री केल्विन मोल। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कैलोरी डिग्री केल्विन मोल पावर -1। ठीक। दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल प्रति डिग्री केल्विन मोल। शॉर्ट में इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, जूल डिग्री केल्विन पावर -1 मोल -1। ठीक, ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। और नोट करके चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो क्या स्टेट फंक्शन होता है या पाथ फंक्शन होता है। तो आप कह सकते हैं कि हीट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, हीट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन neither is heat capacity, neither is heat capacity। ठीक, ना तो हीट ही स्टेट फंक्शन है और ना ही हीट कैपेसिटी ही स्टेट फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पाथ फंक्शन हो जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने। अगली हेडिंग है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कि हम लोग देखेंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है। तो हमको मालूम है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या होता है आपको पता है, डी क्यू इक्वल टू डी ई माइनस पी डी वी। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी इक्वेशन में हम लोग दोनों तरफ लेफ्ट एल एच एस और आर एच एस, एल एच एस किसको कहेंगे इसको, आर एच एस किसको कहेंगे इसको, दोनों तरफ हम क्या करेंगे डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी टी। ओके, तो क्या हो जाएगा डी क्यू अपान डी टी और डी ई माइनस पी डी वी अपान डी टी हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या मान लेंगे इक्वेशन 2, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब ये क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब डी वी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये जो राशि होगी पी डी वी ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा डी ई अपान डी टी बचेगा, और डी क्यू अपान डी टी इक्वल टू क्या होता है सी वी होता है। आपने पीछे जो है इक्वेशन में देखा था, तो ये सीधे हो जाएगा सी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू डी ई अपान डी टी एट कांस्टेंट वी, वी का मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सी वी इक्वल टू डी ई अपान डी टी एट कांस्टेंट वी, तो इसको डिफाइन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 10
Thus the heat capacity at constant volume, thus the heat capacity at constant volume is defined as the rate of change of internal energy with temperature at constant volume. ये हो जाएगी इसकी डिफिनीशन। जैसे हम लोगों ने देखा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब हम लोग क्या देखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हेडिंग है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या हो जाएगा, हमको पता है, जैसे मान लीजिए हमका वी नो, तो जो हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन मानी थी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते समय, वो इक्वेशन क्या थी, डी क्यू अपान डी टी इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी अपान डी टी, यही इक्वेशन थी। अब इसी इक्वेशन को हम लिख कैसे सकते हैं, एबव इक्वेशन रिटेन एज कैसे लिख सकते हैं, इस डी क्यू अपान डी टी को आप क्या लिख सकते हो, सी, और डी ई अपान डी टी प्लस पी डी वी अपान डी टी। ठीक, इसी को इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। अब आप लोग एंथैल्पी इक्वल टू जानते हो कि एच इक्वल टू क्या होता है, ई प्लस पी वी। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लिख सकते हैं आप लोग डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन with respect to t at constant pressure आप लोग लिख लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी इक्वल टू डी ई अपान डी टी एट कांस्टेंट पी प्लस, अभी पी भी है तो पी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, डी वी अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। अब इसी को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 4। ठीक, इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम लोग कंपेरिजन कर देंगे, किसका, जो देखो आप लोग इक्वेशन 3 है उसका और इक्वेशन 4 का, 3 और 4 का जब कंपेरिजन कर देंगे तब हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग इट विथ इक्वेशन 3
वी हैव, क्या मिल जाएगा हमको? जब कंपैरिजन करेंगे आप तो मिलेगा आपको सी पी इक्वल टू डी एच अपान डी टी एट कांस्टेंट पी। ठीक, अब इस आधार पे इसकी भी डिफिनीशन हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? दस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर constant pressure is defined as the rate change of enthalpy with temperature at constant, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ जगह की वजह से, कांस्टेंट प्रेशर, ये हो जाएगी इसकी डिफिनीशन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसमें कोई कमी हो तो उसको आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू। जय हिंद।